गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुबिता चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में। व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करने से पहले वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो प्रोडक्शन ऑफ ए यूनिक डीएनए मॉलिक्यूल by joining together two or more DNA fragments not normally associated with each other। एक यूनिक डीएनए बनाना चाहते हैं अपन by joining together two or more DNA fragments। दो या दो से ज्यादा डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ के हम एक यूनिक डीएनए को बनाना चाहते हैं नॉट नॉर्मली एसोसिएटेड विथ ईच अदर। जो कि फ्रेगमेंट्स हैं नेचुरली या फिर नॉर्मली वो ऐसे नहीं पाए जाते हैं एसोसिएटेड होके एक दूसरे से, लेकिन अपन उनको कहीं से प्राप्त करके और उनको एक साथ जोड़ना चाहते हैं। तो इस तरीके का जो डीएनए बनेगा वो कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। डीएनए फ्रेगमेंट्स आर यूजुअली डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट बायोलॉजिकल सोर्सेज। और जो भी अपन डीएनए फ्रेगमेंट्स ले रहे हैं, डीएनए के जो टुकड़े ले रहे हैं, वो जनरली कहाँ से आएंगे? डिफरेंट बायोलॉजिकल सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से आएंगे, किसी एक ही सोर्स का डीएनए नहीं होगा वो। नाउ डेफिनेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ए सीरीज ऑफ प्रोसीजर्स यूज्ड टू रिकम्बाइन डीएनए सेगमेंट्स। एक्चुअली इसके नाम में ही समझ में आ रहा है, री मतलब दोबारा, कॉम्बिनेशन मतलब वापस से उनको मतलब जोड़ना एक तरीके से। तो ऑलरेडी कोई डीएनए है, उसके कुछ पार्ट को अपन हटा देते हैं और वहां पे किसी दूसरे डीएनए को वापस से जोड़ना, ये इसके नाम से अपने को समझ में आता है। तो ये सीरीज ऑफ प्रोसीजर्स यूज्ड टू रिकम्बाइन डीएनए सेगमेंट्स, एक सीरीज है प्रक्रियाओं की, मतलब एक ही प्रक्रिया नहीं होती कि बस एक छोटा सा स्टेप, ये बहुत सारी प्रोसीजर्स का एक सीरीज है और उसका यूज हम किस लिए करें? डीएनए सेगमेंट्स को रिकम्बाइन करने के लिए। अंडर सर्टेन कंडीशंस ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कैन एंटर ए सेल एंड रेप्लिकेट। और फिर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपने बनाया है वो किसी दूसरे एनिमल में जाके वो पहली बात तो वो एंटर कर सकता है किसी दूसरे सेल में, एंड अपना रेप्लिकेशन कर सकता है, प्रतिकृतिकरण कर सकता है। दैट्स नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब कई बार ये जो डीएनए टेक्नोलॉजी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसको अपन कंफ्यूज कर जाते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के साथ, क्योंकि यहाँ पे भी रिकॉम्बिनेशन वर्ड आ रहा है। तो अपन देखते हैं कि व्हाट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू डीएनए सेगमेंट्स। ध्यान से सुने, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू डीएनए सेगमेंट्स। दो डीएनए सेगमेंट्स के बीच में इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है। जैसे कि अपन मियोसिस की प्रोसेस में जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो वहां पे दो जो डीएनए के होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं उनके बीच में एक्सचेंज होता है इंफॉर्मेशन का, दैट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। दिस इज कॉमन अकरेंस विद इन द सेम स्पीसीज। और ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो हो रहा है किसी एक सेम स्पीसीज के मेंबर्स में हो रहा है। बट बाय आर्टिफिशियल मीन्स व्हेन ए जीन ऑफ वन स्पीसीज इन ट्रांसफर टू अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की अपन बात करें वो आर्टिफिशियल तरीके से हो रहा है। पहली बात। दूसरी बात, एक जीन है किसी एक स्पीसीज का, उसको अपन ट्रांसफर कर रहे हैं किसी दूसरे लिविंग एनिमल के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो दिस इज नॉन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है वो किसी एक स्पीसीज के मेंबर्स में जेनेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है डीएनए सेगमेंट्स के बीच में, जबकि ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी उसको अपन आर्टिफिशियली मतलब कृत्रिम रूप से उसको अपन परफॉर्म करवा रहे हैं। तो एक स्पीसीज का जो डीएनए अपन किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसको अपन ट्रांसफर कर रहे हैं। इन कॉमन दिस इज नॉन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए जो दूसरा वर्ड यूज किया जाता है वो कहलाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। नाउ हिस्ट्री ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसका इतिहास क्या रहा है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द रिसेंट एडवांसेस इन बायोटेक्नोलॉजी which was developed by two scientists named Boyer and Cohen in 1973। ये जो टेक्नोलॉजी है ये दो साइंटिस्ट्स के द्वारा डिस्कवर की गई थी, नेम है बॉयर एंड कोहेन इन 1973। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एक्चुअली इसका प्रिंसिपल क्या है? तो द डीएनए इज इंसर्टेड इनटू अनदर डीएनए मॉलिक्यूल कॉल्ड वेक्टर। बेसिक प्रिंसिपल इसका है कि कोई एक डीएनए फ्रेगमेंट है
उसको अपन किसी दूसरे डीएनए के अंदर डाल रहे हैं, जैसे कि वेक्टर। वेक्टर क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए है बैक्टीरिया का, उसका जो प्लाज्मिड है उसको अपन एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके एक भाग को हटाते हैं और वहां पे अपन जो भी दूसरा डीएनए फ्रेगमेंट है उसको अपन इंसर्ट करवा देते हैं। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। द रिकॉम्बिनेंट वेक्टर इज देन introduced into a host cell where it replicates itself, the gene is then produced। फिर जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बनाया अपन ने, वेक्टर क्या था यहाँ पे? प्लाज्मिड। फिर प्लाज्मिड के अंदर जब अपन ने ये वाला दूसरा डीएनए फ्रेगमेंट ऐड कर दिया, तो अब वो कहलाता है रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी उसको कह सकते हैं। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है, इसको अपन किसी दूसरे होस्ट सेल में उसको इंसर्ट करवाएंगे, वेयर इट रेप्लिकेट इटसेल्फ, और वहां जाके वो अपना रेप्लिकेशन करता है, अपनी नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ाता है, एंड द जीन इज देन प्रोड्यूस। और जो भी पर्टिकुलर डीएनए जो अपने इंसर्ट करवाया जिसमें अपनी इंटरेस्ट की जीन है वो प्रोड्यूस हो जाती है, या फिर उसकी नंबर ऑफ कॉपीज अपने को मिल जाती है। स्टेप्स इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अपने कहा था कि सीरीज ऑफ प्रोसीजर्स है, मतलब बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, उनकी एक सीरीज है, मतलब एक कोई प्रोसीजर नहीं है, जबकि बहुत सारे प्रोसीजर्स की सीरीज है, इसके कुछ स्टेप्स हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके सिलेबस का। इसमें से 101% एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। मोस्टली ये बड़े जो क्वेश्चन है उनमें से आता है, लेकिन इसकी एक एक दो नंबर में भी आपको इस पोर्शन से क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो देयर आर 5 बेसिक स्टेप्स इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इनके जो स्टेप्स हैं, कई बार आरपीएससी यूपीएससी के एग्जाम्स में भी इनके स्टेप्स की जो सीरीज है वो आपसे पूछ लेते हैं कि इनके सीरीज को ABCD में आप अरेंज कीजिए। तो इस सेक्शन को थोड़ा सा आप सीरियसली पढ़ें। तो फर्स्ट स्टेप इज आइसोलेशन ऑफ द डीएनए। पहला स्टेप जो होगा कि अपन जो भी अपना डीएनए इंटरेस्ट की जीन है वो और जो भी वेक्टर ले रहे हैं उनका अपन आइसोलेशन करेंगे, उनको अलग से निकालेंगे अपन। Then fragmentation of the DNA using the enzyme restriction endonucleases। फिर जो अपने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया है, सपोज अपन किसी ए पर्सन है, उसके अंदर कोई जीन है, उसको अपन लेना चाहते हैं, तो उस ए जो सेल है उसके डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे। दूसरी तरफ जिस वेक्टर में अपन उस जीन को इंसर्ट करवाएंगे उस वेक्टर को एक्सट्रैक्ट करेंगे। देन फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। अब जो ए सेल से जो अपन ने डीएनए लिया है उसके अपने को एक पर्टिकुलर जीन चाहिए, पूरा डीएनए अपने को नहीं चाहिए, सिर्फ उसकी एक जीन अपन चाहते हैं, तो उस पूरे डीएनए में से उस जीन को अलग करेंगे तोड़ के, यूजिंग द एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। और ये जो फ्रेगमेंटेशन के लिए जो एंजाइम चाहिए उनका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस हैं ये वो एंजाइम्स हैं जो डीएनए को किसी पर्टिकुलर स्थान से कट करते हैं। ये हर कहीं पे कट नहीं लगाएंगे, ये उसी जगह कट लगाएंगे जहां पे इनको वो पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड की सीरीज मिलेगी। तो वहां से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस का यूज करते हुए अपन उनके फ्रेगमेंटेशन करेंगे, ताकि अपने को पूरा डीएनए नहीं चाहिए होता, अपने को सिर्फ एक पोर्शन चाहिए उस डीएनए का। और सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस को यूज करते हुए अपन वेक्टर में भी कट लगाएंगे, क्योंकि अपने को इस डीएनए को कहाँ फिट करना है? वेक्टर के अंदर। सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दोनों के लिए यूज होगा। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इस ए सेल के जो डीएनए को फ्रेगमेंटेशन के लिए काम आएगा, वही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अपन वेक्टर में कट लगाने के लिए यूज करेंगे। थर्ड स्टेप इज लाइगेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट इनटू ए सुटेबल वेक्टर बाय द एंजाइम डीएनए लाइगेजेस। अब जो डीएनए फ्रेगमेंट या फिर जो भी अपनी इंटरेस्ट की जीन है वो जब फ्रेगमेंट हो जाती है, उसको अपने अलग कर लिया है बाकी डीएनए से, उसको अपन उस वेक्टर में लाइगेट करेंगे, उसको ऐड करेंगे, उसको जोड़ेंगे उसके साथ, वेक्टर डीएनए के साथ। तो उस ए सेल की जो जीन है जिसको अपने एक्सट्रैक्ट किया, उसको वेक्टर में लाइगेट करने के लिए अपने को फिर से एक लाइगेट मतलब एक तरीके से उसको वापस उसमें फिट करने के लिए, चिपकाने के लिए अपने को दूसरा एंजाइम चाहिएगा, दैट इज लाइगेजेस। तो ये ध्यान रखें, जो भी एंजाइम आ रहे हैं इनके फंक्शंस आपको पता होने से, हो सकता है एक नंबर में आपसे ये पूछ लें कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस एंड लाइगेजेस। तो लाइगेज जो है वो वापस दूसरे डीएनए को उस वेक्टर में लाइगेट कराने के लिए हेल्प करता है। फोर्थ स्टेप इज ट्रांसफर ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट सेल और एनी सेल्स वेयर दे कैन मल्टीप्लाई। अब जो अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, प्लाज्मिड के साथ अपने इंटरेस्ट की जो जीन थी उसको इंसर्ट करवा दिया, अब उसको अपन किसी दूसरी सेल में इंसर्ट करवाएंगे, सो वहां पे ये रेप्लिकेट करके अपनी नंबर ऑफ कॉपीज को इंक्रीज कर सके। देन लास्ट स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ द सेल्स दैट हैव टेकन अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स।
अब सपोज अपन ने 100 बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट कराया इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए से कि ये जो बैक्टीरियाज हैं अपने इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर ले लें ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस के थ्रू, या फिर जैसे भी उसको अंदर लेना है वो उस बैक्टीरियल सेल में आ जाए। लेकिन जरूरी नहीं है कि 100 की 100 बैक्टीरिया ने वो उस रिकॉम्बिनेंट वेक्टर का अपटेक किया हो, अपने अंदर लिया हो। तो अपन फिर क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे कि जो 100 बैक्टीरिया सेल थी उसके अंदर से कितने बैक्टीरियाज ने अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर लिया है। तो ये कुछ 5 स्टेप्स हैं। अब अगर अपन अपना मेन जो मोटो है ये इस तरीके से ये प्रोसीजर अपनाने का कि अपन उस पर्टिकुलर जीन की या तो जीन की नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ाना चाह रहे हैं, या फिर उस जीन का जो प्रोडक्ट हो सकता है, कोई ऐसी प्रोटीन हो जो सपोज मसल्स बनाने के काम में आते हो या फिर किसी और अन्य पर्पज के लिए यूज की जाती हो। तो अपन उस जीन का नंबर ऑफ कॉपीज अपने को किसी लार्ज स्केल पे मतलब बढ़ाना चाह रहे हैं, अपन बहुत ज्यादा नंबर में उनकी नंबर ऑफ कॉपी चाहिए अपने को। तो उसके लिए सपोज किसी इंडस्ट्रियल स्केल के लिए अपने को चाहिए कि अपने इंडस्ट्री लेवल पे इतना प्रोडक्शन करना चाहते हैं कि उसको अपने को इंडस्ट्रियल लेवल पे काम करना पड़े। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, कल्चरिंग द होस्ट सेल ऑन ए सुटेबल मीडियम ऑन ए लार्ज स्केल। अब जो जो बैक्टीरिया जिन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपटेक किया, अपने अंदर लिया, उनका अपन क्या करेंगे, किसी सुटेबल मीडियम में उनको ग्रो कराएंगे बहुत बड़े स्केल पे। देन एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट, और फिर जब ये बहुत ज्यादा नंबर में ग्रो कर जाएंगे ये सारे बैक्टीरियाज, तो उसमें से अपन क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर जीन को या उस डीएनए पोर्शन को अपन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। या तो जीन को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं या फिर उस जीन के प्रोडक्ट को। यहाँ पे ध्यान रखें, जीन डीएनए के अंदर जो जीन्स होते हैं उनका मेन, जब वो रेप्लिकेशन करते हैं फिर ट्रांसक्रिप्शन करते हैं और फिर उनसे लास्ट में कोई प्रोटीन या कोई प्रोडक्ट बनता है, तो वो प्रोडक्ट अपन चाहते हैं। जैसे इंसुलिन की जो आजकल डोजेज आ रही हैं वो सारी आर्टिफिशियली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा ही बनाई जा रही हैं, तो वो इंसुलिन हो सकता है। देन डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्ट, और उसके बाद जो आगे की फर्दर प्रोसेस है तो अपन यूज करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा अपन ये पॉसिबल हुआ है। ये पूरी प्रोसेस इस डायग्राम में आपको समझाया गया। सपोज ये कोई डोनर डीएनए है जिसको मैं किसी ए सेल का डीएनए कह रही थी, और ये कोई प्लाज्मिड है जो वेक्टर है। अब सपोज अपने को इस पूरे डोनर डीएनए से जो पिंक कलर में आपको दिख रहा है, इतना पोर्शन अपने को इस जीन की पर्टिकुलर नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ानी है, तो सिर्फ अपन पूरे डीएनए को ना लेके सिर्फ इतने से पोर्शन को लेंगे। दूसरी तरफ प्लाज्मिड लिया अपन ने, अब पर्टिकुलर स्थान पे कट लगाने के लिए अपन ने कौन से एंजाइम यूज करें, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजेज, जो इस वेक्टर में भी कट लगाएगा और इस पूरे डीएनए वाले इस पोर्शन पे भी कट लगाएगा। फिर इस पिंक कलर वाले पोर्शन को अपने अलग ले लिया है, डिजायर्ड डीएनए है, ये पीस है, और यहाँ पे ये यहाँ का जो डीएनए था उसको अपने रिमूव कर दिया। अब इस डिजायर्ड डीएनए को अपन इस प्लाज्मिड के अंदर अटैच कर देंगे, लाइगेट कर देंगे बाय यूजिंग लाइगेज एंजाइम। अब जब ये फॉरेन डीएनए इस प्लाज्मिड में अटैच हो गया है, तो अब ये जो डीएनए बना पूरा या जो वेक्टर है, अब ये कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अगला जो स्टेप था कि जो अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसको अपन किसी होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कराएंगे। सपोज ये कोई बैक्टीरियल सेल थी और इसके अंदर अपन इसको इंसर्ट करवा दिया। यहाँ पे वही बात है कि जैसे मैंने कहा 100 बैक्टीरियाज लिया अपन ने और उसके अंदर अपन ने इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करवाने की कोशिश की, तो हो सकता है 75 जो बैक्टीरिया थे उन्होंने इसको अपने अंदर ले लिया। फिर इन जो बैक्टीरिया जिन्होंने इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर लिया है उनकी अपन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इनके नंबर बढ़ाएंगे, किसी पर्टिकुलर मीडिया में अपन इनको डाल के इनकी नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ा लेंगे, और फिर इनका जो भी प्रोडक्ट है उस पर्टिकुलर जीन का उसको अपन या तो जीन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे या फिर उस जीन का बाय प्रोडक्ट जो है अपन वो प्राप्त कर सकते हैं। तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। नाउ एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आज के टाइम में बहुत बड़ा यूज है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। तो मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन, हॉर्मोन्स, इंटरफेरेंस, प्लाज्मिनोजन, एक्टिवेटिंग फैक्टर, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो अपन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा बना सकते हैं। एड्स टेस्ट जो है, एड्स के लिए जो टेस्ट होता है उसको इसने बहुत सिंपल बना दिया है। डायग्नोसिस ऑफ मॉलिकुलर डिजीजेज जैसे कि सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ये जितनी भी डिजीज है इनके डायग्नोसिस बहुत इजीली पॉसिबल हो पाया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा। देन प्रीनेटल डायग्नोसिस, जो बच्चा अभी दुनिया में आया नहीं है उसके अंदर कई बार अपन अपने को नहीं पता चलता, लेकिन अगर उसके अंदर अपन
उसके जन्म से पहले ही अपन उसका डायग्नोसिस करवा सकते हैं, ताकि उसके अंदर अगर कोई बीमारी हो तो उसको अपन जन्म से पहले ही प्रिक्योर उसको कर सकें। जैसे कि डीएनए फ्रॉम सेल्स कलेक्टेड फ्रॉम एमनियोटिक फ्लूइड क्रॉनिक विलाई, जो उसका एमनियोटिक फ्लूइड होता है जब बच्चा पेट में होता है मदर के वॉर्म में, तो उस टाइम उसका एमनियोटिक फ्लूइड एक्सट्रैक्ट करके और उसके अंदर अगर कोई बीमारी है तो उसका अपन प्री नेटल डायग्नोसिस कर सकते हैं। जीन थेरेपी, this is achieved by cloning a gene into a vector that will readily be taken up and incorporated into the genome of a host cell. Suppose इंसुलिन बनाने वाली जीन खराब हो गई है तो उस जीन की जगह अपन एक हेल्दी जीन को ट्रांसफर कर सकते हैं। एडीए डेफिशिएंसी हैज बीन सक्सेसफुली ट्रीटेड। तो ये बहुत तरीके के कामों में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज आ रही है। एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर स्पेशली, मतलब जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स आर डेवलप्ड टू रेजिस्ट ड्रॉट एंड डिजीजेज। मतलब आजकल बहुत चल रहा है ये कि प्लांट्स को इंसेक्ट के अगेंस्ट में रेजिस्टेंट बनाया जाता है। ऐसे प्लांट्स बनाए जाते हैं जिनको सूखा अगर अकाल भी पड़ जाता तो भी उनको फर्क नहीं पड़ता। तो ये इनके अंदर वो ड्रॉट रेजिस्टेंट या इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन्स उन प्लांट्स के अंदर इंसर्ट करवाई जाती हैं ताकि वो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी वो अफेक्ट ना हो। गुड क्वालिटी ऑफ फूड एंड इंक्रीज यील्ड ऑफ क्रॉप इज ऑल्सो पॉसिबल। जैसे गोल्डन राइस जो बनाए जा रहे हैं वो भी इन्हीं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का ही एक यूज है। देन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, कोई एंजाइम बनाना चाहते हैं अपन, प्रोटीन प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एप्लीकेशन फॉरेंसिक मेडिसिन, जो आजकल एफएसएल में जो बहुत सारी मेडिसिन वगैरह यूज होते हैं वहां पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज हो रहा है। एंड ट्रांसजेनेसिस, जीन रिप्लेसमेंट थ्योरी विल नॉट पास ऑन टू ऑफस्प्रिंग। क्या होता है कि जो भी सपोज अपन ने किसी डायबिटिक पेशेंट की इंसुलिन जीन खराब हो गई तो वहां पे जीन थेरेपी से अपन ने उसके नई जीन हेल्दी जीन इंसर्ट करवा दी, लेकिन हो सकता है ये जीन उसके ऑफस्प्रिंग में ना जाए, उसके बच्चों में ना जाए, क्योंकि वो सोमेटिक सेल्स में अपन करवा रहे हैं। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कब जाएगी जीन, जब वो उसकी जर्म सेल्स में होगा, उसके स्पर्म और ओवा में वो चीज आएगी। तो अपन क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए वो जीन जो है उसके ओवम में ही उसको अपन इंसर्ट करवा देते हैं, जो फर्टिलाइज्ड ओवम है। जब एग और स्पर्म मिलके फर्टिलाइज हो जाएंगे तो जो फर्टिलाइज्ड ओवम है उस स्टेज पे अपन वो हेल्दी जीन इंसर्ट करवा देते हैं ताकि वो उसके ऑफस्प्रिंग में भी चली जाएगी, एज वेल एज सोमेटिक सेल्स में जाएगी साथ में उस जर्म सेल्स में भी जाएगी, और इस वजह से जो उसकी जो ऑफस्प्रिंग है उसमें भी वो हेल्दी जीन ट्रांसफर हो सकती है। तो ये एक वास्ट यूज है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।